रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम आपके साथ जोड़ रहे हैं नोएडा शहर को आत्मनिर्भर बनाने वाले, अपनी फंडिंग से देश की सर्वश्रेष्ठ धनवान अथॉरिटी बनाने वाले एक ऐसे अधिकारी से जिन्होंने अपने मॉडल से नोएडा को आत्मनिर्भर बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा में 1976 में अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड के रूप में आए श्री RS कालरा जी, जो फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में नोएडा में पिछले 30 साल तक रहे और उन्होंने जो महत्वपूर्ण मॉडल बनाए वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में कालरा जी का स्वागत करता हूं। कालरा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कालरा जी, ये बताइए कि जब आप नोएडा तक कैसे पहुंचे, अपने शुरुआती दिनों से हमारे श्रोताओं को बताइए कि पहले आप कहां थे या पहला ज्वाइन आपने नोएडा में ही किया था। जी। मैं उत्तर प्रदेश वेतन लेखा सेवा का अधिकारी हूँ, 1964 बैच का टॉपर। जी जी जी। और पहले गवर्नमेंट की जॉब्स में रहा, फिर मैं 1974 में UPSC उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में गया। हाँ हाँ। वहाँ 2.5 साल तक रहने के बाद जी वहाँ से मुझे बाई टेलीग्राम से ट्रांसफर किया गया यहाँ के लिए। कि यहाँ के जब CEO थे उनको पता लगा कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ UPSC के अंदर, उनको जरूरत थी बहुत जबरदस्त जी। तो तिवारी जी थे उस फाइनेंस मिनिस्टर जी, उनके आदेश से टेलीग्राम से मुझे ट्रांसफर किया गया। अच्छा, तो जब नोएडा में आए तो पहली बार जब नोएडा ज्वाइन किया था तो किस जगह पे ज्वाइन किया था और पहला काम आपने शुरुआत क्या किया था? जी। पहले न्यू दिल्ली हाउस के अंदर हमारा ऑफिस होता था, पहलखंबा रोड पे जी। वहाँ ज्वाइन किया मैंने और सबसे पहला काम मैंने किया जी, उस वक्त डिबेंचर रेज किए हुए थे, नॉन सिक्योर्ड नॉन गारंटी। अच्छा। आमतौर पर डिबेंचर्स तो वैसे सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नॉन गारंटीड और नॉन अनसिक्योर्ड जो है जी, वो तो और भी मुश्किल था। लेकिन मैंने बैंकों से कांटेक्ट करके अपने पहले जो लिंक थे UPSC से उनको इस्तेमाल किया जी, और मैंने वो 5 करोड़ के मान इशू होने थे डिबेंचर, तो उसके बजाय मुझे 8.25 करोड़ रुपए की ऑफर आ गई बैंकों। अच्छा। हाँ, और हमने 5.5 करोड़ रिटेन किया, 10% एक्स्ट्रा रिटेन कर सकते हैं, तो 5.5 करोड़ रिटेन किया, बाकी वापस कर। इसमें काफी मतलब टेक से काम करना पड़ा, ऐसे सिंपल नहीं था। मैंने बैंकर्स को कांटेक्ट किया, उनको बताया नोएडा के बारे में जी, और फेथ क्रिएट किया उनके कि दायरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके बेस पे उन्होंने सब्सक्राइब किया। उसके बाद मैंने जो है गवर्नमेंट से फंड रिलीज कराना था जी, तो 11 करोड़ का सैंक्शन हो चुका था एज रिवॉल्विंग फंड, उसमें सिर्फ 5 करोड़ आया था। अच्छा। तो मैंने ज्वाइन करने से पहले ही जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ तो मैं लखनऊ गया और लखनऊ से 2 करोड़ में रिलीज कराए, कानपुर से वहाँ उसका ड्राफ्ट बनवाए और उनको लेके साथ में आए। और उसके बाद बाकी भी जो अमाउंट थे 4 करोड़ का वो मैंने रिलीज कराया जी। उसके बाद जो है उसको फाइनेंस कराने के लिए मैंने बैंकों से लोन के लिए कहा, बात की अंडर द IDBI रिफाइनेंस स्कीम में जी जी। तो जब IDBI के पास गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि हम इस किस्म की अथॉरिटी को फाइनेंस करें। तो मैंने पर्सनली इनको कांटेक्ट किया जी, और बोर्ड से डिसीजन करवाया कि नोएडा को फाइनेंस किया जाए, रिफाइनेंस किया जाए। उसके बेस पर नोएडा के बैंकों से हमने 4.5 करोड़ रुपया लोन लिया। और उसके बाद गवर्नमेंट से फिर अप्रोच किया कि हमें और पैसे जरूरत है, तो 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने और लोन भी फॉर्म में दिया। पहला रिवॉल्विंग फंड जो दिया था वो भी इंटरेस्ट बेरिंग था। हाँ। और ये 5 करोड़ भी इंटरेस्ट के ऊपर था। अच्छा।
मैंने एक नोएडा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जी। पहले नोएडा का जो प्रोजेक्ट था वो कहीं से अप्रूव नहीं था। अच्छा। बनाने के बाद उसको जो मास्टर प्लान तो बनते थे, लेकिन मास्टर प्लान को फाइनेंशियल शेप दी मैंने उसको। देने के बाद गवर्नमेंट के पास गए कि हमें फाइनेंस करो, तो गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगा दी कि आप जितना हम देंगे उतना ही आप बाहर से अरेंज करो। तो उसमें 4.5 उस प्रोजेक्ट अप्रूव किया। वो कमेटी थी चीफ सेक्रेटरी के अंदर जी, चीफ सेक्रेटरी और इंडस्ट्री सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और पीडब्ल्यू सेक्रेटरी, ये 4 मेंबर थे जी जी। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी कहलाती थी। तो उनसे पास करवाने के बाद वो उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया देने के लिए एग्री किया, इस कंडीशन के साथ कि हम 4.5 हो रहे हैं। फिर हमने बैंकों को अप्रोच किया, बैंकों से मैंने 4.5 करोड़ रुपया ले लिया और इस तरह से 9 करोड़ का हमारे पास एक कप बन गया जी। उसके बाद जो है, ये तो पहले था जब सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल एरिया था। 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट दिल्ली के नोएडा शिफ्ट होने थे जी। टोटल नॉन परफॉर्मिंग एरिया के जितने 15,000 यूनिट थे उसमें से 5,000 नोएडा को आने थे। 5,000 ना जानते 5,000 जो है वो दिल्ली में उनको रीलोकेट करना था। तो हमने 5,000 यूनिट के लिए ही यहाँ बनाया था, सेक्टर 1 से लेके और सेक्टर 12 तक। 12 तक, हाँ हाँ। 11 और 12 पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर बने थे। अच्छा। लेकिन बाद में एक गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की, जिसमें टाउन प्लानर भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे और गवर्नमेंट के अफसर भी थे जी। उनके सामने हमने सारा पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे आप नोएडा डेवलप कर रहे हैं, इससे तो दिल्ली जो है वो नोएडा की डॉर्मेटरी बन जाएगी। लोग रहेंगे यहाँ, काम करेंगे नोएडा में। तो 5,000 यूनिट में कम से कम जो है कई लाख लोग काम करेंगे जी। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंदर रेजिडेंशियल भी आप ऐड करिए, रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल है, ये ऐड करिए। तो उसके बेस पे एक नया मास्टर प्लान बनाया गया 1976 से 1992 तक और उसमें ये प्रावधान किया गया कि रेजिडेंशियल भी बने। उसी में आप देखा होगा सेक्टर 11 का आधा भाग इंडस्ट्रियल है, आधा रेजिडेंशियल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखा ना, बिल्कुल। तो वो 11 सेक्टर को जो ऊपर का ऊंचा एरिया था वो तो इंडस्ट्रियल में रह गया, जो नीचा एरिया था उसमें रेजिडेंशियल बन गया और 12 को पूरा कन्वर्ट कर दिया रेजिडेंशियल में। अच्छा। उसके बाद रेजिडेंशियल भी बनना शुरू किया। जब रेजिडेंशियल बनना शुरू किया तो हमने कहा कि इसमें लोग आके रहेंगे कैसे। पहले गरीब आदमी आएंगे, मजदूर लोग आएंगे, वर्कर आएंगे, फैक्ट्री वर्कर आएंगे उनके रहने के लिए। तो हमने एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की जी, हाउसिंग, जिसमें EWS, LIG, MIG 1, MIG 2 और HIG 5 कैटेगरी के मकान बना। अब उनको फाइनेंस कहाँ से करें? तो मैंने हटको को अप्रोच किया। अच्छा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हटको को मैंने अप्रोच किया, उनसे बात की। उन्होंने यही कहा कि हमारे हिसाब से तो कोई ऐसी अथॉरिटी को हम फाइनेंस नहीं कर सकते, हम तो गवर्नमेंट को प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने उनके बोर्ड में गया और सामने पेश हुआ बोर्ड में, मैंने अपना केस प्रेजेंट किया। उसके बाद उसके बेस पर वो प्रूव हो गया हाँ नोएडा को फाइनेंस कर सकते हैं। तो उससे हमने वहां से लोन लेना शुरू किया सभी मकानों के लिए। अच्छा। वो बहुत सस्ता लोन था, उसके ऊपर हमने अपना सिर्फ जो है अपने खर्चे के लिए 0.25% से लेके 1.5% तक अपना मार्जिन रखा सिर्फ। बाकी सब सस्ते में, जैसे EWS के मकान थे वो मैं 13,000 में दिए सिर्फ जी। LIG के मकान 18,000 में और MIG का जो बड़ा वाला था वो 46,200 दिया। HIG का 80,000 रुपए का जी जी। इनको फाइनेंस करने के लिए सारी हटको के अंदर मैंने एक एक केस बना के भेजा और उनको फाइनेंस कराया। और उसके फाइनेंसिंग से एटलीस्ट ये 2 फायदे जी। एक तो ये हुआ कि हमें मकान बनाने थे वर्कर्स के लिए, तो वो मकान अवेलेबल हो गए। दूसरा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जी
जिस सेक्टर के अंदर थोड़े से मकान बन जाते हैं तो वो प्लाट भी अलॉट होते हैं, वो भी लोग मकान बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल। उनको मकान बनाते वक्त कहीं ना कहीं आसरा मिल जाता है, कोई किराए पे ले लेता है, कोई पानी नाश्ते का अरेंजमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, आप देखो कोई सेक्टर भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा हमने मकान बनाए। जैसे 15 है, 19 है, आपका 22 है, जी जी, इनमें काफी हमने मकान बनाए, 17 में बनाए। तो उसके बेसिस पे हमारा ये लोगों के रहने की जगह बन गई। जी जी। और जो है हमने उसको फाइनेंस कर लिया, तो पैसा ले लिया। तो इसके बाद ये मकान जब बनने शुरू हो गया तो उसके बाद रेजिडेंशियल भी डेवलप होना शुरू हो गया। जी। फिर टाउन के डेवलपमेंट के लिए कई और चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला हमने काम कराया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया जी कि नोएडा को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना दिया जाए दिल्ली का। बिल्कुल। जिससे वहाँ के टैक्सी और ऑटो जो है यहाँ बगैर किसी परमिट लिए हुए आ सके। तो ये पहले कुछ साल के लिए दिया, फिर ज्यादा और बढ़ाते गए। उसके बाद बैंक बनने शुरू किए, बैंकों को हमने यहाँ जगह दी, बैंक बुला के बुलवाए। यहाँ पर कनारा बैंक आया, सिंडिकेट बैंक आया, स्टेट बैंक आया जी। फिर कहा कि यहाँ क्लियरिंग भी यही होनी चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लगता, 2-3 दिन लग जाते थे चेक के क्लियरेंस के अंदर। तो स्टेट बैंक को हमने बिल्डिंग बना के दी जी। यहाँ पर वो क्लियरेंस का अरेंजमेंट कराया यहाँ पर सारा। ऐसे ही टेलीफोन वालों को बिल्डिंग बना के दी जी। फिर 3 स्कूल थे बड़े वाले, आप खुद जानते हैं हम स्कूलों को जी जी, कि 15 सेक्टर जी, 16 ए में एपीजे स्कूल है जी। देन सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल है। हाँ हाँ। देन सेक्टर 30 में डीपीएस है जी। इनको अप्रोच किया हमारे त्रिपाठी साहब ने, चौधरी साहब ने जी, मनाया कि हमें यहाँ स्कूल खोल। उन्होंने एग्री किया, अपने अपने कंडीशन लगाई। जो एपीए वाला था उसमें तो हमने ये कंडीशन लगाई कि वो जो उनके मालिक हैं जी, वो हमें गारंटी दें कि वो इसको स्कूल की फाइनेंसिंग करेंगे। देन डीपीएस को हमने 10 करोड़ का लोन दिया। अच्छा। सस्ते रेट पे 6%। अच्छा। वो भी जब पे नहीं कर पाए तो वो उसको रीशेड्यूल भी किया उसको। अच्छा। तो ताकि ये हमारा स्कूल बन जाएगा। 3 स्कूल जब आ गए तो उसके बाद बाकी स्कूल आ जाते हैं। देन जो आप फाइनेंसिंग की बात करते हैं जी जी जी, फाइनेंसिंग में मैं इंचार्ज था हमेशा, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, और साथ है रिकवरी सारी मेरे जी जी जी। तो रिकवरी में मैंने पूरा ध्यान दिया, डिफॉल्टर ना हो। अगर लोग अलॉटमेंट करा के बैठ जाए और किस्तें ना दे जी जी, तो हमारा चक्कर तो नहीं चलता ना। हाँ हाँ, चक्कर जैम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब ये जैसी 3 किसी इंस्टॉलमेंट जो हो जाती थी उसको नोटिस चला जाता था कि हम कैंसिल कर देंगे अगर आप। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पूरे साल 20 साल के एरिया के अंदर एक भी इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल या इंस्टीट्यूशनल या दुकान इस बात के लिए कैंसिल नहीं किया कि उसने डिपार्ट किया। हाँ। उसको समझा के कैसे करना है, तो समझाया, पार्टनर बना लो, ये कर लो जी जी, तो अपना पेमेंट कर दो, जो उधार लेके दे दो, या उसका रिशेड्यूलमेंट कर दिया। इसके अलावा हमने शुरू के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लांट जी, तो लोगों ने ले तो लिए, दिल्ली से प्रेशर था कि उनके पानी बिजली काट के गए थे वहाँ, लेकिन यहाँ उन्होंने बना लिया। यहाँ उनको महंगा पड़ता था, ना लेबर थी, ना कोई मटेरियल मिलता था जी, तो वो लोग बना नहीं रहे थे अपने, या शेड वाले चला नहीं रहे। तो उनको हमने ये किया त्रिपाठी साहब के टाइम में कि रेट बढ़ा दिया, 40 से 76 रेट कर दिया। अच्छा। लेकिन ये कंडीशन कर दी कि जिसने फाइनेंशियल डिफॉल्ट नहीं किया है उनको 56 पे ही देंगे। अच्छा। इससे 2 फायदे हुए जी जी। एक तो ये है कि हमारे पास इतने काफी सारे, तो पहले 5,000 लाट कर दिए, तो उसमें 2-2.5 हमें प्लाट मिल गया वापस, जिनको हम हाई रेट पे 76 पे लाट कर सकते थे। दूसरा ये है कि जो लोग जिन्होंने अलॉटमेंट कराया था उनको ना सोचा कि अच्छा यार हमें जो है
थोड़े नॉमिनल अमाउंट से 56 पे प्लाट में दोबारा हो गया, चल जाएगा वहाँ। तो इस तरह से इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। जी जी। नए इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए तो उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया जी। इसके अलावा फिर थोड़े दिनों के बाद एक स्कीम लाई कि फिर लोग जो है नहीं बना रहे थे जी, ये स्कीम लगाई, सरेंडर विद नो टीयर्स। अच्छा, कि आप पूरा जितना पैसा जमा कराया था वापस ले लो, सरेंडर कर दो। इसका काफी लोगों ने जो नहीं बनाना चाहते थे, जिनके इंडस्ट्रियल यूनिट दिल्ली में थे जी, वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, तो उनका उन्होंने प्लाट सरेंडर कर दिया। हमने वो प्लाट जो है उसे वक्त तो 76 था, बाद में 95 कर दिया हमने, 95 प्लाट लगा। इस तरह से इंडस्ट्री बन गई। फिर जरूरत थी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सैंक्शन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस नहीं था यहाँ पर, वो यहाँ खुलवाया अपने दफ्तर के अंदर, रजिस्ट्रेशन का दफ्तर खुलाया जी, टेलीफोन एक्सचेंज बनवाई यहाँ पर जी, वो शिफ्ट की जबरदस्ती करके, इस तरह से करके टाउन करना शुरू किया। और फाइनेंसिंग के लिए हमने कुछ ये करते रहे कि एक तो रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया, डिफॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट अगर करता है तो रिश्योर कर देते थे उसको टाइम दे देते ताकि वो आगे दे, जब आया तो कोई 50% जमा कराओ, बाकी थोड़े दिनों में दे देना जी जी। इस तरह से करके ना तो हमने किसी को परेशान किया ना किसी का कैंसिल किया, उसके बावजूद पैसा भी हमारे बता गया। देन जब NS चौधरी साहब थे जी, तो हमें पता लगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होने जा रहा है। अच्छा, जिसमें किसी गांव में एक खातेदार का भी कोई कोर्ट जो है हायर मुआवजा तय कर देगी, तो वो सारे गांव वालों के सारे प्लाट पर अप्लाई कर जाएगा। हमने अंदाज लगाया इससे तो बहुत बड़ा खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कि हमें अपने रेजिडेंशियल प्लाट के रेंटल के रेट बढ़ानी पड़ी। तो आपको शायद मालूम हो कि 175 से सीधा 540 शिफ्ट बिल्कुल वो जंप किया जबरदस्त, उसी को के लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा बन जाए, ये ना हो कि बाद में दिक्कत हो। तो ये पहले एंटिसिपेट कर लिया। दूसरा जो हमने प्लाट की कास्टिंग करते थे जी, मैं पहले कास्ट इंस्टीट्यूट में भी लेके आना चाहिए, तो कास्टिंग का मुझे अंदाज था। कास्ट में पास्ट कास्ट, प्रेजेंट कास्ट और फ्यूचर कास्ट और इंसिडेंटल जितने खर्चे हो सकते हैं वो ओवरहेड्स हैं, उन सबको इंक्लूड करके हम कास्टिंग करते थे ताकि हम घाटे में न लें। जी जी जी। अब देखो जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है या मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो हमेशा घाटे में रहते हैं, जबकि उनको गवर्नमेंट से DA के लिए ग्रांट मिलती है। हमने कभी DA के लिए ग्रांट हमको नहीं मिली, बिल्कुल। उसके बावजूद भी हम अपना चलाते रहे। और मैंने अपने 20 साल की नोएडा की सर्विस कर, इससे पहले भी जहाँ जी, एक दिन भी सैलरी लेट नहीं होने, तो पहले की छुट्टी है दूसरे को मिल जाएगी, नहीं छुट्टी नहीं है तो पहले को मिल जाएगी, क्योंकि इस बात में ऑर्गेनाइजेशन की साख होती है। बिल्कुल। अगर 2 दिन भी सैलरी लेट हो जाए तो बड़ा मैसेज गलत जाता है, कोई फाइनेंसिंग नहीं करता इससे। बिल्कुल। तो इस तरह से करते हुए इसको बढ़ाया आगे ने। और रेट, दूसरी बात है सबसे जो खास बात है जिससे नोएडा सर्वाइव किया है जी, हम पीरियडिकली इंडस्ट्रियल के भी और रेजिडेंशियल के भी रेट बढ़ाते रहे। जो हमारी कास्ट आती थी, पहले कास्ट बेस था, अब तो मार्केट रेट पे हो गया। पहले कास्ट बेस पे करते थे, कास्ट पूरी कवर कर लेते थे सारे, जैसे मैंने बताया पास कास्ट एक्वायर किया तो पहले एक्विजिशन कास्ट है, डेवलपमेंट कास्ट है, फ्यूचर में और कोई पुल बनना है, कोई और फैसिलिटी आनी है तो उसका पैसा उसके अंदर इंक्लूड करके उसकी कास्टिंग कर लेते थे। उस रिवीजन का कास्टिंग के लिए वजह से जी ये तीसरा और हमने ये किया कि नोएडा के ट्रांसफर में चार्जेस लगाए, चाहे इंडस्ट्रियल प्लाट हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, जो ट्रांसफर करता तो नोएडा को सर्टेन परसेंटेज 5%, 10% जो है उसका देगा। पहले तो ये किया कि जो अलॉटमेंट का था उसका 5% होता, बाद में जो करंट रेट था उसका 5%। इससे जो है आप अगर हमारी बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट लॉस देखें, तो बहुत मोटा अमाउंट जो है ट्रांसफर चार्जेस का आता है इसका। जी जी। तो ये ट्रांसफर चार्जेस की एक बहुत अच्छी
उसकी इनकम अच्छी आती है। जी जी। और जिससे कि सारे प्रोजेक्ट सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने समय तक रहे, आपके समय में ये माना जाता है कि एफडी इतनी ज़्यादा थी कि आज जो है उलट हो गई है स्थिति नोएडा की, तो कितनी रही होगी एफडी आपके समय में सबसे ज़्यादा? ये याद तो नहीं है जी, कई करोड़ों में थी, लेकिन मैं एक बताता हूँ, जब मैं नोएडा छोड़ा है 97 के अंदर, जी जी, उस वक्त नोएडा की नेटवर्क मैंने कैलकुलेट करी थी, जो प्लाट हम पड़े होते, जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी हमारी एसेट और लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद, जी, वो 13,000 करोड़ की नेटवर्क थी उस वक्त। अच्छा। आज नहीं है इतनी। हाँ वही वही नेटवर्क 13,000 करोड़ की नेटवर्क थी उस वक्त 97 में। 97। तो उस क्या, तो हमसे तो कितने लोग लोन लेते रहे। हाँ हाँ, यूपीएससी भी जो है ना, ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता था यहाँ। हाँ हाँ, इंटरनल भी एक्सटर्नल, बाद में इंटरनल हमने खुद करना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल वो करते हैं, उनके पास पैसा नहीं था। तो कई मीटिंगों के बाद हमने कहा हम पैसा आपको देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप हमारे पैसे को हमारे एरिया के लिए इस्तेमाल करें, कहीं और जनरल नहीं है ये। तो उनको लोन दिया। और यूपीएससी की अच्छी बात यह है, उन्होंने कभी भी एक दिन का भी डिफॉल्ट नहीं किया। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी जी जी। ऐसे ही हमने भी जो किसी लिया है, हमने एक दिन का भी फाइनेंशियल डिफॉल्ट नहीं किया। साख होती है ऑर्गेनाइजेशन की इसी बात पे कि आप अपने लोन को टाइम पे दें, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी टाइम पे दें, किसी का कोई किराया देना है, कोई देना, जो पेमेंट करनी है वो टाइम पे करते हैं। जी जी जी। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन का जो हमने पेमेंट किया है, कभी भी लेट नहीं किया। बिल्कुल। अरबों रुपए का हमने पेमेंट किया है लैंड कंपनसेशन की फॉर्म में। जी जी। उसको कभी जैसे ही मान लो अवार्ड आया, उसको इमीडिएटली एसएलए को हमने पेमेंट कर दिया कि आप गाँव वालों को बांट। जी जी जी। सर ये जो HPTA की स्कीम आई थी, जिसमें आम आदमी के लिए ये राहत थी कि वो किस्तों में पैसा दे सकता था, और वो मेरे ख्याल से 8 साल तक की थी, हर 10 साल तक की थी। शुरू में सब चीजें चाहे इंडस्ट्रियल प्लाट थे, इंडस्ट्रियल सेट थे, हाँ हाँ, आपके मकान थे, चाहे रेजिडेंशियल प्लाट थे, जी, ये सारे के सारे वो हायर परचेज एग्रीमेंट पे होते थे। जी। और उसकी इजी इंस्टॉलमेंट, इजी एरिया था। और एक बात मैं और बता दूं, 1973 में मेरे को कमर्शियल का भी इंचार्ज बनाया गया। उस वक्त मैंने अंदाज लगाया था 350 दुकानें जो है वो खाली पड़ी हैं, कोई लेने वाला नहीं। तो मैंने सबसे मीटिंग की, लोग जो घरों में दुकानें चला रहे थे उनसे बात की, और उनको करने के बाद ये कहा भाई हम तो मैं वो दे देंगे, दुकानें दे देंगे, और उन कंडीशन लेके लंबे 5 साल के बजाय 10 साल के इंस्टॉलमेंट बना दी। तो अगर इंटरेस्ट उसमें पे करना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हमारा अगर हम इंस्टॉलमेंट पे अलॉटमेंट करते हैं, जी जी जी, तो इसमें हमारी इनसिक्योरिटी क्या है? बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हम अगर नहीं हो पेमेंट करें तो हम कैंसिल करके उसका पोजीशन ले लेंगे। बिल्कुल। इससे ज्यादा और सिक्योर्ड लोन क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कोई इसमें नुकसान नहीं, बल्कि अगर मान ली बैंक में 8% पे रखना है, 7% रखना है जी, उसकी बजाय अगर अलाटी को HPTA पे देते हैं 11% लेते हैं तो हमें क्या नुकसान है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज को फॉलो किया मैंने, HPTA को बहुत दिया, और अब इन्होंने बंद कर दिया। मैंने कभी भी ये नहीं प्रपोज किया जी कि कोई अगर 100% पेमेंट करेगा तो उसको कोई कंसेशन देंगे, बल्कि एनकरेज ही नहीं किया। हम कहते हैं गरीब आदमी जो है वो ले पाए, उसकी क्षमता में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो है बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि जो ये नोएडा का एक्ट है जी, यूपी अर्बन एरिया जी डेवलपमेंट एक्ट 1976, इसका प्रियम्बल किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। प्रियम्बल में लिखना है कि हमारी जो नोएडा में जो अथॉरिटी उसमें बनेगी जी, उनका मेन काम हुआ रीजनेबल रेट पे इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल प्लाट अवेलेबल करेगा। हम प्रॉफिटिंग नहीं है, बिल्कुल। हमें तो एक सेवा है कि हमने उनको प्लाट कर दिए ताकि डेवलपमेंट हो। ये किया जी जी। सर एक चीज़ बताइए कि आज ऐसी स्थिति क्यों खराब हुई जिससे कि नोएडा को
जो डिफ़ॉल्टर्स ज़्यादा हो गए हैं, बिल्डर्स जिन्हें 10% से दे के और उनको ज़मीन दे दी गई, उनको आगे तक की परमिशन दे दी गई, तो कहीं फाइनेंशियल पॉलिसीज में कुछ जो बदलाव किए उसका कोई दिक्कत इससे हुई है? जी, ये इन्होंने क्या किया, ओवर सेलिंग का। हाँ, बिल्डर्स को भी तबाह कर दिया, अपने आप को भी तबाह कर लिया, और जो अलाटी थे उनको भी तबाह कर दिया। बहुत बड़ी बेवकूफी का काम किया जी, ओवर सेलिंग कर दी। ये जितनी जरूरत नहीं थी। एक टाउन का एक स्पेस होता है डेवलपमेंट का। जी जी जी। कोई आदमी मान लो मकान लेता है, प्लॉट लेता है, तो अपने लिए नहीं सोचता है, अपने बच्चे के लिए भी सोचता है। बिल्कुल। तो वो उसमें टाइम गैप होता है। इमीडिएटली ये नहीं कि आज प्लॉट दिया बना देगा। ऐसे ही मान लो फ्लैट बने हैं, तो फ्लैट वाले लोग अपने बच्चों को लेंगे ना, तो रह ही रहे हैं कहीं पर। बिल्कुल बच्चों को लेंगे, तो ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अलॉटमेंट कर दिया। पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से 75 से लेके और 74, 76, 77, 79 कितने बड़े फ्लैट बना दिए। जी जी जी। देन इधर अभी देखिए 143, 150, उसमें कितने बड़ा, वहाँ भी डिमांड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, बिल्डर भी मर जाएगा। बिल्डर के पास पैसे नहीं आएंगे तो हमें कहाँ से पेमेंट करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही इन्होंने बेवकूफी की है, तो ये सिटी सेंटर का पूरा दे दिया एक ही पार्टी को। अब वो उसकी पेस होती है, अब तो 4-6 लोगों को देते तो उसको डेवलपमेंट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सिटी सेंटर बन जाएगा तो नोएडा का नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि जो सिस्टम आपने डेवलप किया था, और उसमें वो पहली अथॉरिटी थी जो सेल्फ फाइनेंसिंग पर खड़ी थी, और उस सिस्टम में आम आदमी को आपने 10 साल 12 साल तक की किस्त दी। आप ये एक सलाह देना चाहेंगे नोएडा अथॉरिटी के मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर आप कोई स्कीम ला रहे हैं, प्लाट की स्कीम लाएं, जो छोटे प्लाट की हो, या जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए जो स्कीम लाएं, उनकी किस्तें 10 साल की 15 साल की चलाने में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई नुकसान नहीं जी। देखिए, पहली बात तो ये कि आज भी हटको से लोन मिल सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हटको से लेके दे दो, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट को आसान कर दो अलाटी को। जी। और उनका भी भला है, अलाटी का भला है। और इसमें कोई फाइनेंशियल नुकसान है नहीं। हम अपना मार्जिन रखते हैं 1-2% का। जी जी जी। तो हमें प्रॉफिट भी है। अगर मान लीजिए हम लोन लेते हैं 9%, तो हम 11% देंगे। जी जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को बहुत सारी नीति से जुड़ी हुई बातें बताई। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कालरा साहब। अभी एक बात और बताना। जी बिल्कुल बताइए। एक तो मैं अपने पुराने अधिकारी एस.सी. त्रिपाठी साहब को और एन.एस. चौधरी साहब को, जिन्होंने रियली नोएडा को खड़ा किया, जी, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जी। त्रिपाठी से डेथ हुई है, एन.एस. साहब जी काफी साल हो गए। और दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि नोएडा बना कैसे, क्यों बना। जी। ये आपको शायद बहुत लोगों को नहीं पता है जी, कि वो 15,000 यूनिट थे नॉन फार्मिंग एरिया के, उसमें से 5,000 हमारे पास आए, तो हमने उसके लिए डेवलपमेंट किया। इसलिए पहले इंडस्ट्रियल एरिया था, बाद में रेजिडेंशियल एक्सपर्ट कमेटी के मैनेजर को बनाया गया। जी, बस यही आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात एक जो आपने बताई कि ये किस तरह बॉन्ड आपने जारी किया पहली बार नोएडा के लिए। और आज भी मैं एक सवाल चलते चलते पूछता हूँ कि नोएडा को अगर आपको पुरानी स्थिति में लाना है, जिसमें मैं भी खुद शायद जानता हूँ कि एक दौर ऐसा भी था जिसमें प्राधिकरण के पास 9,000 करोड़ की एफडी थी, तो उस स्थिति में आने के लिए नोएडा को क्या करना चाहिए? सब कुछ मौजूद है, बिल नहीं है। जी। देखिए, हम पानी दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, रोड्स मेंटेन कर रहे हैं, पार्क मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है नहीं जी। और सेक्शन 11 के अंदर नोएडा का जो जी अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट है, सेक्शन 11 के अंदर प्रोविजन है कि हम अम्यूनिटीज टैक्स लगा सकते हैं। मनी टैक्स का पहले एक
उन्होंने कोई वो नहीं दिया हुआ था, हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया कि प्लॉट एरिया पे लगाए हम। उसके लिए एक अमेंडमेंट कराया। मैं गया था, एक दूसरे चंदानी थे और उसका हम गए थे वहाँ, और वहाँ मिनिस्टर्स को ब्रीफिंग की और वहाँ पर हमने उसका अमेंडमेंट कराया। उसके अमेंडमेंट होने के बाद यहाँ पर आज तक एमिनिटीज टैक्स नहीं बना है। बिल्कुल। सारा पैसा आपका मेंटेनेंस में जा रहा है, उससे कोई कमाई नहीं है आपको। बिल्कुल। तो जब आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे को तो रियलाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही मेन कारण यही है कि जिसकी वजह से नोएडा की फाइनेंशियल स्थिति खराब है। जी जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिसीज के बारे में जो गंभीरता से जानकारी दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण की फाइनेंशियल कंट्रोलर आरएस कालरा जी को, जिन्होंने नोएडा को आत्मनिर्भर बनाया। यह उस दौर की कहानी है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना कर दिया था और कहा था कि प्राधिकरण अपने फंड के आधार पर शहर को डेवलप करे। और ये कालरा जी थे जिन्होंने अपने नए मॉडल से इस शहर को संवारा और देश की सबसे धनवान प्राधिकरण बनाकर उन्होंने इसको छोड़ा। आज ऐसे अधिकारी ने जो सलाह दी है, मुझे उम्मीद है कि जो वर्तमान प्रशासन है उनकी इन सलाहों पर ध्यान देगा। ऐसे लोगों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी